राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मलेरिया के बारे में बताया था। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। और ये भी बताया था कि मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी है, जो पैरासाइट है, वह अपने जीवन चक्र लाइफ साइकिल को दो प्रकार से पूरा करता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मैंने आपको पहले बताया था, वो बताया था कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो होता है मनुष्य में। यहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मनुष्य में। किस में कर रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैन में कर रहा है, मस्कीटो में नहीं कर रहा है। मस्कीटो में लैंगिक प्रजनन कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? किससे फैल रहा है ये आपको पता ही है। एनोफेलिज, मादा एनोफेलिज मच्छर है, उसके लार में स्पोरोजोइट, पहले भी नाम बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा। उसके छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल नन्हे 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 स्पोर होते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है बिल्कुल शुरू में तो एक पिन हेड के बराबर रहता है, इतना ही रहता है। लेकिन 9 महीना का होते होते शिशु के रूप में पूरा विकसित हो जाता है। यही स्थिति हर प्राणियों के भीतर होती है। तो देखो, जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है, कई प्रकार के स्पीसीज बताए थे, खास करके 4: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया बताए थे ना, 4 प्रकार के। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पूरे भारत में वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके कारण मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम खतरनाक होता है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को लग गया भाई, तो उसको तो बीमार करके ही छोड़ेगा, बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देगा। और अगर इसको टाइम पर इलाज नहीं कराएगा तो उसको मृत्यु के घाट भी उतार देता है फैल्सीपेरम। तो अभी देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, पैरासाइट, इसको परजीवी कहते हैं। मतलब पर मतलब कहते हैं दूसरा, और जीवी कहते हैं दूसरे पर जीवित रहने वाला। प्लाज्मोडियम परजीवी कभी मच्छर के पेट में जाकर के वो पलेगा बढ़ेगा, और कभी वो इंसान के रक्त को खा करके पलेगा बढ़ेगा, मच्छर चूसेगा रक्त को, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन कहाँ होता है? मनुष्य में होता है, याद रखना। कहाँ होता है? मनुष्य में होता है, याद रखना। अभी कल मैंने पूछा था प्रश्न बच्चों से कि कितने चरणों में मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन कितने चरणों में पूरा करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य के शरीर में जाने के बाद कितने चरणों में अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है? तो बच्चे ने गलती कर दिया था 2, बहुत लोगों ने कंफ्यूज हो गए थे। तो जब अगर पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम प्रजाति के जीवन चक्र कितने प्रकार से पूरा होता है, तो 2 बताएंगे, एक लैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा अलैंगिक होता है। लेकिन जब आ जाते कि मनुष्य में, व्यक्ति में, किसी मनुष्य में प्लाज्मोडियम प्रजाति का जीवन चक्र कितने चरणों में पूरा होता है, तब बताएंगे 4 में कौन कौन से हैं? याद रखो। एक तो याद रखना, पेप गाड़ी बहुत फेमस है। पेप नाम सुने हो ना, हर घरों में होगा। पेप तो खूब फेमस है, सस्ता भी है। जैसे आपको काइनेटिक है तो थोड़ा महंगा है, दूसरी गाड़ी और महंगी है, तो पेप सस्ती है थोड़ी। तो पेप याद रखना, पेप एप जी, और फिर एक्सोपी। कैसे याद रखेंगे? याद करने का तरीका भी बता रही हूँ आपको मैं, याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। कैसे याद करोगी? इसके 4 चरण कौन से हैं? पेप, पहला है पेप, दूसरा क्या है आपका? एप, तीसरा क्या है? जी, है ना, एफ जी, एफएम का नाम सुनो ना, एफ जी, और या जी एफ, कुछ भी याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। और चौथा है आपका एक्स पी, याद हो जाएगा। 4 चरण है इसके, 4 चरण है। पहला चरण कौन सा है बेटा? पहला है पेप हो गया। दूसरा चरण है एप, तीसरा चरण है जीएफ, और 14 चरण है एक्सपी, है ना। याद हो जाएगा। एक्सओपी कर दो, याद हो जाएगा और अच्छी तरीके से। पेप में क्या, पेप का फुल फॉर्म क्या हुआ? अगर याद करेंगे पेप का, कितने चरण इसके हुए?
4 चरण हुए। कितने चरण हुए इसके? 4 चरण। पहला चरण कौन सा है? पेप है। पेप का मतलब होता है प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज। इसको क्या लिखेंगे? प्री, ई से इरिथ्रो, साइटिक फेज। अब इसका इरिथ्रोसाइटिक फेज क्यों कहा गया पता है? पूर्व लाल रक्त कणिका चरण इसको बोल सकते हो हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे हम? लाल रक्त कणिका को आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, तो लाल रक्त कणिका को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, मालूम है ना? लाल रक्त कणिका को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इसी से हो गया प्री मतलब पहले, इरिथ्रोसाइटिक फेज मतलब लाल रक्त कणिका चरण में पहुंचने से पहले, लाल रक्त कणिका में पहुंचने से पहले जो स्थिति है, जो चरण है, जो स्टेज है, उसको हम कहते हैं पेप। याद करने के हिसाब से प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज जिसको कहा जाता है। होता क्या है कि जब कोई भी मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उस अपने लार के माध्यम काटता है, क्या करता है? खून चूसता है। मच्छर गया और किसी व्यक्ति को काटा, तो काटने के बाद क्या करता है? अपने लार के माध्यम को लार को छोड़ देता है स्किन के भीतर। काटता है तो स्किन में काटता है ना, मुंह में काट लिया, पैर में काट लिया, हाथ में काट, कहीं भी काटा, तो काटने के बाद अब उसके लार के माध्यम से जो स्पोरोजोइट है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, वो उसको छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है? खून में। त्वचा के भीतर कितना गहरी तरह से काटता है मच्छर। आप देखो, मच्छर सबको काटा है, सबको अनुभव है, इसे कहने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मच्छर काटता है, कितनी तेज लगता है, रात का नींद हराम हो जाता है, इतनी बुरी तरह से काटता है। तो काटता है तो उसके जो स्पोरोजोइट में स्पोर्स होते हैं, स्पोरोजोइट, वो पहुंच जाते हैं हमारे खून की नलियों के माध्यम से, खून की नली में प्रवेश कर जाते हैं। काटा कहाँ? स्किन के भीतर काटा, और वहाँ पर पहुँचने के बाद स्पोरोजोइट पहुँच जाता है खून की नली में। खून की नली में पहुँचने के बाद आप देखोगे कि हमारे खून में क्या होता है? WBC और RBC पढ़ा है ना आपने। श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और दूसरा होती है RBC, लाल रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं कि जो स्पोरोजोइट गया, ये चीज़ बाहरी चीज़ है, पता है WBC का, वो हमारा प्रहरी है। क्या है? स्वास्थ्य का प्रहरी है, हमारे शरीर का प्रहरी है। वो बताता है कि स्पोरोजोइट आया है, कोई बाहरी चीज़ आया, उसको खा जाओ, उसको निगल जाओ, उसको ख़त्म कर दो, उसको नष्ट कर डालो। तो क्या होता है? स्पोरोजोइट को, बहुत सारे स्पोरोजोइट जो लाखों की संख्या में अंदर गया है मच्छर के लार के माध्यम से, उसको तो कई सारे मिल करके घेर करके RBC WBC उसको खा जाता है। जितने सारे माने पहुंच गए लार में, लार के, मच्छर के लार के माध्यम से इतने सारे पहुंचे, तो WBC चारों तरफ से घेरा और कईयों को तो खा गए, और कुछ बच गए चोरों की तरह। जो बच गए, बचते बचाते, छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं लीवर में। कहाँ पहुंच जाते हैं वो? लीवर में। तो यहाँ पर क्या करता है? जो स्पोरोजोइट यहाँ पहुंचा है ना, तो इसी स्टेज में क्या करते हैं? ट्रोफोजोइट बनाता है, ये विकास करता है। यहाँ छुपते कहाँ चला जाता है? ये पहुंच जाता है आपका लीवर में। कहाँ पहुंच जाता है ये? व्यक्ति के लीवर में। प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, जो स्पोरोजोइट है, छुपते छुपाते रक्त के माध्यम से, रक्त धारा में बहते हुए पहुंच जाता है वो लीवर में, और लीवर में जाकर के ये विकास करता है स्पोरोजोइट। और लीवर में क्यों पहुंचता? देखो, बहुत चालाक है मच्छर के अंदर जो परजीवी है ना, बहुत चालाक है। सोचता है कि लीवर में बहुत खाने पीने का सामग्री है, सारे विटामिन उसमें है, खनिज लवण उसमें है, ग्लाइकोजन उसमें है, ग्लूकोज उसमें है, जाने क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सारे माल मटेरियल तो हमारा शरीर का फूड फैक्ट्री तो वही है ना, पूरा मटेरियल हमारे लीवर के भीतर है। तो लीवर में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये स्पोरोजोइट अब विकास करता है, अपना डेवलपमेंट करता है। जैसे एक नवजात शिशु छोटा जब पैदा होता है तो सोचो कि वो स्पोरोजोइट है ना, नवजात शिशु। फिर ट्रोफोजोइट में बदलता है और ट्रोफोजोइट से बदल जाता है साइजोंट में, ट्रोफोजोइट में बदलेगा ये, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद विकास करता है स्पोरोजोइट, बदल जाता है ट्रोफोजोइट में, ट्रोफोजोइट फिर बदल जाता है जिसको हम कहते हैं साइजोंट, मतलब थोड़ा और बड़ा हो गया। पहले इतना छोटा था और थोड़ा बड़ा हुआ, ट्रोफोजोइट कहलाया। थोड़ा और बड़ा हो गया, ये क्या कहलाया? साइजोंट कहलाया। और उसे भी बड़ा हो गया, अब युवा हो गया बिल्कुल। अब कहता है उसको कहते हैं मीरोजोइट। सो क्या कहते हैं?
मीरोजॉइट कहते हैं। थोड़ा और बढ़, इसके कितने कितने चरण हो गए यहाँ पर देखो, स्पोरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, साइजोन और मीरोजॉइट, 4 हो गए। स्पोरोजॉइट के रूप में अंदर किया, किसमें पहुंचा, रक्तधारा में। रक्तधारा के भीतर बहुत सारे श्वेत रक्त कणिकाएं थी, उनको मार खा करके खत्म कर दिया, लेकिन कुछ बच गए, वो पहुंच गए लीवर में। लीवर में पहुंचे, थोड़े हृष्ट पुष्ट हो गए, थोड़े ताकतवर हो गए, ट्रोफोजॉइट कहलाए। उससे भी थोड़ा और बढ़े, साइजोन कहलाए, और उससे भी और बड़ा हो गए तो मीरोजॉइट कहलाए। अब मीरोजॉइट कहते हैं कि चलो अब मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। तो अब कहाँ तीसरा स्टेज आ जाता है, मीरोजॉइट यहाँ बन जाता है, और ये दूसरा स्टेज आता है जो कहलाता है इरिथ्रोसाइटिक फेज। क्या कह, कौन सी फेज कहलाती है दूसरे स्टेज? चलो इसको मिटाती हूं मैं, समझ में आ गया? चाहो तो पिक ले लो आप। दूसरा स्टेज इसका होता है जो होता है आपका इरिथ्रोसाइटिक फेज, जिसको हम ईपी कहते हैं। पहला हमारा था पेप, पेप वाला खत्म हो गया, पी खत्म हो गया, पी को उड़ा दिया, क्या कि जाओ पी अब नाश्ता करने के लिए, अब हम ईपी में रहेंगे। ये कौन सा स्टेज पर चला गया? इरिथ्रोसाइटिक फेज में चला गया। अब पहले क्या था? पूर्व लाल रक्त कणिका चरण था इसका। ये कौन सी थी? पूर्व लाल कणिका, रक्त कणिका चरण, यह स्थिति कुछ भी कह सकते हो, अवस्था है ना, पूर्व लाल रक्त कणिका अवस्था। तो पूर्व तो इसका खत्म हो गया, अब तो ये लीवर में जाकर हृष्ट पुष्ट हो गया, अब बन गया ये लाल रक्त कणिका चरण, यहां पहुंच गए। लाल रक्त कणिका चरण में पहुंचने के बाद कौन पहुंचेगा? यहां पर कौन पहुंचेगा? उसमें से सबसे बलवान कौन था? मीरोजॉइट था। स्पोरोजॉइट कहां था? पीपी में। वो गया लीवर में, लीवर की कोशिकाओं को खाया पिया और उसको बर्बाद किया, अपना विकास किया, और जब वो परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो जिस रक्त के माध्यम से गया आया था, रक्त धारा के माध्यम से, उसी रक्त धारा में वापस प्रवेश हो गया और पहुंच गया ये लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ पहुंच गया ये? लाल रक्त कणिकाओं में। और यहाँ पर ये जो मीरोजॉइट था, है ना, कम ही था, 2-4 दसी थे, तो यहाँ पर आकर के इसने खूब रिप्रोडक्शन किया। क्या किया इसने? रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन किया, अपनी संख्या को बढ़ाया, जनसंख्या को बढ़ाया। पहले तो अकेले था, बोले कि अकेले हम कैसे लड़ाई करेंगे, नहीं कि लड़ाई कर सकते ना, तो इसको लड़ने के लिए कितना चाहिए? खूब सारी अपनी सैनिक इसने तैयार किया। उस सैनिक का नाम था मीरोजॉइट। और यहाँ पर भी ये कई बार ये ट्रोफोजॉइट और साइजोन स्थिति में भी यहाँ ये रहता है, और मीरोजॉइट के रूप में ये पूरा का पूरा हथियार सोचो के बना लेता है अपना। प्लाज्मोडियम परजीवी को पनपने के लिए बहुत बढ़िया इसका जो अवस्था है ये मीरोजॉइट है, और मीरोजॉइट अपना रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन करने के बाद ये ट्रोफोजॉइट और साइजोन अवस्था में भी ये रहता है। इसके बाद ये जो मीरोजॉइट है ये बहुत बदमाश है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उत्पात मचाता है ना, तो उत्पात कौन मचाता है? मीरोजॉइट बताता है। मीरोजॉइट ही उत्पात मचाता है। अगर परीक्षा में आए कि आरबीसी पर आक्रमण कौन करता है, साइजोन, स्पोरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट या मीरोजॉइट, तो आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हुआ? मीरोजॉइट, क्योंकि मीरोजॉइट ही जा करके आक्रमण करता है और इसको आगे छेदता है लाल रक्त कणिकाओं को। अब कहता है कि मैं अब आपको बताता हूं, यही छेद करता है लाल रक्त कणिकाओं को। जो लाल रक्त कणिकाएं हमारी थी, इन सभी को छेद कर देता है भीतर से, इनको खाता है, इनको डैमेज करता है, इनको ही नुकसान पहुंचाता है। और ये क्रिया जो है बार बार जितनी लाल रक्त कणिकाएं हमारी बॉडी में, सबको छेद करता है, सबको छेद करता है। इस दौरान WBC हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं वो मारने की कोशिश करता है मीरोजॉइट को, ट्रोफोजॉइट को, साइजोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मार नहीं पाता इतना ज्यादा। तब ये लाल रक्त कणिकाओं को छेद करते जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करेंगे, और नष्ट करने के में इसको 48 घंटे का समय लग जाता है। कितना?
अपने जीवन चक्र को पूरा करने में इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने में इसको लग जाता है क्या, 48 घंटे का समय। और उस 48 घंटे में ये क्या होता है, व्यक्ति को मलेरिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, बुखार होने लगता है, शरीर कांपने लगता है, सिर में दर्द होता है और तमाम तरह की जो परेशानियां होती हैं। मलेरिया जब होता है तो देखते हो ठंड लगती है खूब तेज। मैं तो मलेरिया की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। मच्छर काटते हैं मलेरिया, तो कोई ऐसा साल नहीं होता जो मुझे मलेरिया नहीं हुआ, होता है। इतनी ठंड लगती है, इतनी तेज बुखार लगती है कि बस पूछो मत। तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। आंखें बंद हो जाती हैं, कंपन होता है, शरीर कांपने लगता है। इस क्रिया को पूरा करने में उसको 48 घंटे का समय लगता है। बुखार हर दूसरे दिन आता है। ठीक है। तीसरा चरण, अब ये बुखार ले लिया, तीसरा चरण होता है इसका गैमेटोगोनी का निर्माण करना। क्या करना होता है इसका, गैमेटोगोनी का निर्माण करना। इसमें से जो मेरोजॉइट होते हैं, कुछ तो छेद करता है ना, कुछ छेद करता है, कुछ कहता है कि हम निष्क्रिय बन जाते हैं, मतलब वो चुपचाप रहता है, गोनुझा बन जाता है कि हमें कुछ नहीं करना है, इनएक्टिव रहना है। क्यों उसको इनएक्टिव इसलिए रहना है क्योंकि उसको गैमेट्स का निर्माण करना है। क्या, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है, अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाना है। तो ये क्या करता है, निष्क्रिय हो जाता है। तीसरी अवस्था में गैमेटोगोनी का जो निर्माण करना होता है ना, देखो तीसरे स्टेज बता रही हूं मैं आपको, मिटाती हूं इसको। थर्ड स्टेज क्या है आपका, गैमेटोगोनी का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोगोनी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोगोनी। फॉग से भी याद कर सकते हो। पहला चरण था पेप, दूसरा चरण था एप, तीसरा चरण था आपका फॉग, कुछ भी याद कर लो, और तीसरा चरण था एक्सोप। याद हो गया 4 चरण। पहला प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज, सेकेंड इरिथ्रोसाइटिक फेज, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोगोनी। तो इस चरण में क्या होता है कि ब्लड में पहुंचने के बाद कुछ मेरोजॉइट्स तो छेद कर देते हैं, और कुछ मेरोजॉइट्स जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और चुपचाप से निष्क्रिय होकर के, जैसे कि कई लोग कहते हैं बहुत सीधा है बच्चा, कुछ करता ही नहीं है, उत्पात ही पता है, वो भीतर ही भीतर घात करता है। तो ये क्या करता है, ये अब गैमेटोगोनी, गैमेट्स का निर्माण करता है। क्या करता है ये, गैमेटोगोनी में गोनी में बदल जाता है, जिसमें से कुछ बदलता है नर में और कुछ बदलता है मादा में। और ये जो मादा गैमेटोगोनी है वो फिर चुपचाप से एकदम निष्क्रिय, जैसे एकदम लगता नहीं कई बार कि कितना सीधा बच्चा है, कितना सीधा इंसान है, कितनी सीधी औरत है, उस तरह से बिल्कुल सीधा चुपचाप पड़ा रहता है। और क्या करता रहा, पड़ा क्या करते रहता है, इंतजार करता रहता है कि कभी कोई मच्छर आवे, मुझको काटे, है ना, खून को पिए। खून को जब पिएगा तो जो मादा एनोफेली जो है ना, मादा गैमेटोगोनी है, चुपचाप इंतजार करते रहता है। कब तक के लिए, तब तक के लिए कि जब कोई मच्छर आकर के, जिस व्यक्ति के खून में ये बैठा हुआ है, कोई मच्छर आके उसको काटेगा तो उसके लार में पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद मच्छर के शरीर में जाकर के, मच्छर के पेट में जाकर के अपना आगे का काम करेगा, आगे का रिप्रोडक्शन करेगा। समझ गए। तीसरा क्या करना है, नर और मादा गैमेटोगोनी का निर्माण करता है। चौथा चरण क्या है, एक्सोप, बाह्य लाल रक्त कणिका चरण। बाह्य लाल रक्त कणिका चरण, ये चौथा चरण है, 4th स्टेज है। एक्सोप, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है। इस फेज में क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी की ये अवस्था भिन्न भिन्न होती है। किसी को 12 दिन लगता है,
किसी को 14 दिन लगता है, किसी को 28 दिन लगता है और किसी को 17 दिन लगता है। मैंने आपको बताया ना कि ये जो बाह्य लाल रक्त कणिका अवस्था होती है वो हर प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज है सबका डिफरेंट होता है। इतना समय ये लेता है। प्लाज्मोडियम जैसे वाइवेक्स है ना, प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का 28 दिन होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था। तो इस तरह की अपने चरण को भिन्न भिन्न प्रजाति के अलग अलग दिन होते हैं और उस तरह से ये अपने चरणों को ये पूरा करता है। कोई 14 दिन में करता है, कोई 12 दिन में करता है, कोई 28 दिन में करता है, कोई 17 दिन में। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ये होता है आपका 12 दिन, तो इसको 12 दिन तक ये बाह्य लाल रक्त कणिका अवस्था में रहता है। इसके बाद और उस अवस्था में रह करके चुपचाप ये इंतजार करते रहता है कि कोई मच्छर आए, मादा एनोफिलिज मच्छर आए, काटे, खून को चूसे और चूसने के बाद उसके लार के साथ मिलकर के मच्छर के पेट में चला जाता है, वहाँ पर वो लैंगिक प्रजनन करता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको मच्छर का जो अलैंगिक प्रजनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मनुष्य में किस प्रकार से कितने चरणों में पूरा होता है, इसको मैंने डिटेल से बताया है, समझा के बताया। अगर किसी बच्ची को समझ में नहीं आया होगा, किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, पढ़ा दूंगी, बता दूंगी। और आप जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने लेक्चर दिया है, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक जो आप लाइक करते हो ना, वो मुझे प्रोत्साहन देता है आपको पढ़ाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों ने मुझे पसंद किया है, बच्चों ने मेरे लेक्चर को पसंद किया है ना, बच्चों को समझ आया है। नहीं तो मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा अगर आपको समझ ही नहीं आए। तो मैं किसके लिए काम कर रही हूँ? आपके लिए काम कर रही हूँ। जब आपके लिए काम कर रही हूँ तो आपको भी एफर्ट्स करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ द विशेस, बेस्ट ऑफ द लक फॉर एग्जामिनेशन। और मैं अपनी वीडियो को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर अगले वीडियो में आपको बताऊँगी लैंगिक प्रजनन इन मॉस्क्वीटो। तब तक दो इजाज़त, बाय बाय।